बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा और आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कल हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से जलसा किया गया, कहा गया पहले वजीर आजम और फिर दीगर का एहतसाब किया जाएगा। वजीर आजम को अगर करप्शन साबित होती है तो घर नहीं बल्कि जेल जाना होगा। 8 मई को फैसलाबाद के जलसे का ऐलान भी कर दिया। हालांकि कहा गया था कि जब लाहौर में जलसा होगा तो लाहे अमल तय कर दिया जाएगा कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ और किस तरह इनकी पार्टी से निपटा जाएगा। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इमरान खान की जानिब से खुद वक्त दिया जा रहा है, मामले को तूल दिया जा रहा है कि शायद किसी तरह से वफाकी हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम कर ले। एहतसाब की बात इमरान खान करते हैं तो क्या अलीम खान और जहांगीर तरीन के एहतसाब की बात भी उनकी जानिब से की जाएगी? पानामा लीक्स पर हमने देखा, अभी से कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बातचीत भी की गई, इजलास हुआ, इत्तेफाक हुआ कि सबसे पहले वजीर आजम के एहतसाब की बात होगी, उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। TOR पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दे दी जिसका इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। इस पर तो बात करेंगे। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत भी सारे मामले में काफी सरगर्म हमें नजर आ रही है। कोयटा में वजीर आजम पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने बात की कि 2018 तक हमारे मुखालिफिन खासतौर पर इमरान खान को उन्होंने टारगेट किया कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि सब्र करना पड़ेगा। 2018 के बाद भी उन्हें सब्र करना पड़ेगा। और हुकूमत की जानिब से अवामी जलसे शुरू कर दिए गए हैं, तशहरी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, नए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किए जा रहे हैं। मगर जो मंसूबे जिनका ऐलान पहले किया गया था उन पर काम कब वफाकी हुकूमत शुरू करेगी, लेकिन कोई भी नहीं जानता। इस सारी सूरत हाल में अगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले किसान हैं, खुसूसन पंजाब के किसान रुल कर रह गए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और किसानों के जो मौजूदा नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत पर बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। वो इल्जाम हैं क्या, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, आमिर मतीन साहब, मैं चाह तो रही थी कि इमरान खान के जलसे से पहले शुरू करें, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। हमने देखा अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बातचीत की गई है, तमाम रहनुमा वहां पर मौजूद थे। तासुर ऐसा मिला कि इत्तेहाद है और इजलास कामयाब रहा है उनका। बिल्कुल, ये बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पे जो इल्जाम लगता था कि वो सोलो फ्लाइट करते हैं, तो और पर्टिकुलरली आमिर मतीन साहब जैसे जो दोस्त हैं हमारे, ये ज्यादा तनकीद करते थे। हालांकि मैं जाती तौर पर, हो सकता है बहुत सारे लोग इस मौके पे मेरी बात को अप्रिशिएट ना करें, हालांकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान को सोलो फ्लाइट जो है वो सूट करती है। लोन एक उसको कहते हैं द लोन रेंजर, वो इमरान को सूट करता है, क्योंकि इमरान ने हमेशा जो इसका रईस हुआ है वो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ स्टैंड लेके हुआ है। बिल्कुल, अगर इमरान भी उन्हीं के साथ खड़ा नजर आएगा तो बड़ी हद तक वो क्राउड जो है, जो पीपल्स पार्टी, नवाज लीग या दीगर ये पार्टियों से काट के इमरान की तरफ है, तो वो तो कहेगा कि यार कि अगर आपने इन्हीं को जाके ज्वाइन करना था, इन्हीं के साथ ही खड़ा होना था, तो इतनी स्ट्रगल की क्या जरूरत है? 20 साल फिर आप ऐसे ही उसकी वो कहते सड़कों की धूल आप चाटते रहे। आपको पहले भी वजारतें मिल रही थी, पहले भी एडजस्टमेंट की ऑफर थी, आपको पहले भी वो डील्स की ऑफर नवाज शरीफ साहब ने भी की, बाद में पीपल्स पार्टी भी आपसे बात करती रही। अगर अल्टीमेटली आपने इनके साथ ही खड़ा होना था तो फिर इतनी एफर्ट्स की क्या जरूरत थी? ये मेरे जैसे लोग जो है सवाल उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि इमरान को सोलो फ्लाइट हमेशा सूट करती थी, लेकिन जो अब हालात बदल रहे हैं वो इमरान की एक मेरा ख्याल है उसको कह सकते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जो उनके हामी कहेंगे कि आपको दीगर पार्टीज का आपको ये सहारा लेना पड़ेगा। शायद इमरान खान ने धरने से सीखा है। बिल्कुल, 126 दिन बैठे रहे, क्योंकि अपोजिशन की कोई पार्टी इमरान के साथ नहीं खड़ी थी। वो पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए, धुआंधार तकरीरें हुई, इनको उन्होंने शरपसंद उन्होंने आके करार दे दिया, घुस बैठे करार दे दिया। पता नहीं आपको याद होगा महमूद खान चकजई साहब ने तो खासी उन्होंने भी बातें की, रियायत इमरान खान ने भी नहीं की थी चकजई साहब के साथ। ये नहीं है कि चकजई साहब ने की तो उन्होंने बख्श दिया। सो इमरान को यह एहसास हुआ है कि मैं अगर सोलो फ्लाइट लेता भी हूं तो मुझे जो ये सारी अपोजिशन है ये हाउस में भी इकट्ठी हो जाती है, ये बाहर भी इकट्ठी हो जाती है। लिहाजा मेरी जो एक उनकी आप कह सकते आवाज जो तूती की, नकार खाने में तूती की आवाज जो है ना वो नहीं सुनी जाती। अब उन्होंने कहा कि बेहतर नकार खाने में घुस जाओ, ताकि अपना आप वहां बैंड बजाओ, उनका उस पे जो ये बीन है जो व्हाट्सएवर है, ताकि आवाज आपकी सुनी जाए। सो वो जो वहां पे जेस्चर दिया वो बिलावल की स्पीच ने, वो बड़ा जरूरी था कि बिलावल ने जो पेस वो सेट किया है कोटली वाले इजलास में। उसके बाद आप इमरान खान का कल वाला जलसा देखे, वो तो खैर आमिर मतीन साहब पूरा देंगे, ये लाहौर में थे, कि आप उसमें देखें तो इमरान खान ने कल उस पीपल्स पार्टी को टच भी नहीं किया।
उन्होंने इसको नाम नहीं लिया। बड़ी हैरत की बात थी ये क्लासा साहब। नहीं, हैरत की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अब इमरान खान ने थोड़ी सी अपनी उन्होंने एडजस्टमेंट की है, उन्हें समझ आ गया कि मैंने अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब तक बड़ा इत्तेहाद नहीं बनेगा, जैसे भुट्टो साहब के खिलाफ इत्तेहाद बना 77 में PNA का, उसके बाद हमने देखा बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ 1990 में, आमिर मतीन साहब तो कवर करते रहे उस वक्त जब उनके खिलाफ बना, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बना। एक जो कमी हो रही है ना यहाँ पे कि इत्तेहाद कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, वो है नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, जो मेन फैक्टर होते थे। अब ये पिछले 8-10 साल से जब से उनकी ये फौत हुए हैं, तो नया ऐसा बंदा नहीं अमर्ज हुआ जिस पे सारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं जो कंसेंसस करें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपोजिशन का, जिसकी वजह से ये कोई बहुत बड़ा कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। कोशिश की जा रही, लेकिन उतने बड़े स्टेचर का बंदा नहीं है। सो इमरान को ये थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने धरने वाले दिनों की सियासत से बात सीखी है कि जब तक मैं अपोजिशन को तोड़ूंगा नहीं और पर्टिकुलर पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ूंगा, अपने साथ नहीं मिलाऊंगा, तो शायद नवाज शरीफ को डेंट नहीं डाला जा सकता। और मैं लास्ट कमेंट करूं, ये स्ट्रेटेजी उनकी बड़ी कामयाब रही है कि कल क्या हुआ है, अब तक पीपल्स पार्टी की और नवाज लीग की उनकी अब कह सके दोस्ती चल रही थी, तल्लुकात चल रहे थे, भाईचारा चल रहा था। अचानक उसमें दरार आई है। पहले वहां बिलावल ने उसका आगाज किया है, उससे पहले राजा परेश अशरफ साहब ने कहा कि इस्तीफा दे, बिलावल उससे 1-2 स्टेप आगे गए हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि कल बकायदा उस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी आसिफ अली जरदारी पे, दोबारा रिएक्शन आया। हालांकि आपको याद होगा उन्होंने माफी भी मांग ली थी कि मैंने जरदारी से माफी मांग ली है, करप्ट कह दिया था, गलत कहा था, घसीटने की बात है। कल उन्होंने फिर वही बात की, उसने कहा करप्ट शख्स का बेटा ये कह रहा है, उन्होंने जरदारी को हिट किया। सो ये इमरान की कामयाबी है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान दरारें जो पड़ी हैं वो इमरान उसको कैश कराना चाहेगा। लिहाजा कुछ दिनों के लिए इमरान साहब को अपने मुंह पे थोड़ी सी पट्टी उसमें रखनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को स्पेयर करना पड़ेगा। ये जो आपने मुंह पे पट्टी रखने वाली बात की क्लास साहब, मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल है, वो मैं यकीनन आपसे करूंगी, चूंकि आपने खुद इमरान खान के जलसे की बात छेड़ दी है। तो आमिर मतीन साहब, आप कल लाहौर मौजूद थे, आप जलसा कवर करते रहे, वहां पे जो भी हुआ सूरत हाल को आपने देखा, इंतजामात कैसे थे, उनकी स्पीच कैसी थी। हम चाह रहे हैं कि आपकी आंखों ने जो मनाजिर देखे, जो आपने महसूस किया, जो आपका तजिया है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। मैं बिल्कुल इमरान के कल के जलसे पे भी बात करेंगे, पर मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये जो TORs के ऊपर जो इत्तेहाद हुआ है, उस पर मैं समझता हूँ कि ये जो अंग्रेजी में कहते हैं डबल एज सोर्ड, ये दो धारी तलवार है कि इसका बिल्कुल इस तरह क्लास साहब कह रहे हैं, फायदा भी है कि ये इकट्ठे आ गए हैं जो कि पिछले धरने में नहीं थे। बिल्कुल ज्वाइंट अपोजिशन का एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, फर्क पड़ता है। मगर उसमें मैं समझता हूँ PTI का चैलेंज ये होगा, उनके लिए ये कमाल ये होगा कि याद रहे कि पीपल्स पार्टी बाहर और आसिफ जरदारी है। अल्टीमेटली जितना मर्जी अभी बिलावल साहब आगे आ गए हैं, एतजाज साहब ज्यादा एक्टिव हो गए, अल्टीमेट जो इसका आर्बिटर है, जो फैसला है, वो आसिफ। और आसिफ जरदारी साहब ये तो सबको पता है कि वो कह चुके हैं कि इस तरह के समझौते बातचीत ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, वो किसी वक्त भी किसी से भी कुछ भी डील मर सकते हैं। क्योंकि ये जो इशू है ये उतना ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ है जितना के नून लीग के, जो करप्शन है, पैनामा लीक है, ये सारा इसके अंदर उनके भी उतने ही लोग हैं और उतना ही इशू में है। सो इनको देखभाल के उतना साथ भी लेने की जरूरत है, और उतना वहां से जहां से उनको लगे कि ये आम उनका वोटर कंफ्यूज होगा कि इनकी जो इब्तिदा थी वो तो इन दोनों पार्टीज के खिलाफ थी। सो इसको कैसे डेलिकेटली, कितने सटल अंदाज में, कितनी खूबसूरती में करते हैं, मैं समझता हूँ ये PTI का चैलेंज है। बाकी कल जो है जलसे का मैं समझता हूँ मुझे मौका मिला, सारा लाहौर का भी, मैं जाहिर है, I was born and raised in लाहौर, तो सारी चीजों को मुझे मौका मिला बीबी के 86 के जलसे देखे, तमाम ही इंपॉर्टेंट जलसे लाहौर में देखे। तो कल के उससे जो मैंने जो नतीजा निकाला है, अब पता नहीं दानस्ता है इमरान खान का, PTI का, या मुझे नजर आया कि मुझे लग रहा है कि ये इनके पास चॉइसेस दो हैं कि या ये 2 माह की स्ट्रेटजी पे चले कि तख्त और तख्ता कर लें कि इस वक्त गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ये स्ट्रेटजी कर लें, या ये 2 साल की कर लें कि जनाब इसको हम जो है लेके चलें कि और इसमें ही 9 मई आएगा और चीजें भी आएंगी, और इसमें नवाज शरीफ साहब शायद और पहले भी गलतियां कर चुके हैं और गलतियां करेंगे, और ये डेवलप हो रहा है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये 2 साल वाली स्ट्रेटजी पे चले गए हैं कि बिल्कुल दरमियान में इस तरह भी धमाके करें। मगर कल उन्होंने लाया अमल, इमरान ने नहीं ये दिया कि जनाब हम ये ड्राइव इन, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बैक ट्रैक किया कि जी हम ड्राइव इन चले जाएंगे, गिरा देंगे। उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है कि वेट एंड सी, देखेंगे कैसे चलेगा, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डाले। ठीक आमिर मतीन, ब्रेक लेते हैं, वापस भी जलसे में आपने जो सूरत हाल देखी उस पर बात करेंगे। जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की कि
मामले को तूल देने की शायद कोशिश की जा रही है, जैसा कि इमरान खान ने कल वाले अपने जलसे में बात की कि 8 मई को फैसलाबाद में जलसा करने के बाद एक बार फिर से लाहौर आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, ब्रेक पर जाने से कबल कुछ इमरान खान के जलसे से मुताल्लिक आपसे बात हो रही मैं वही कह रहा था कि ये धरने से मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो एक गुब्बारे में हवा भरी थी कि मैं इस्तीफे के बगैर नहीं जाऊंगा, तो वो गुब्बारा फिर फट गया। तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि हवा गुब्बारे में भरने से पहले कि अगर ये 2-3 महीने में अब फट गया तो शायद इलेक्शन के मौके पे तीसरा गुब्बारा ना बन सके या उसमें हवा ना आ सके। तो मेरा वो बड़ी बजाय कि फूकों की मशीन से ना वो फूकों से हवा भर रहे हैं देख के कि मुझे ये लग रहा है कि वो है, पता नहीं ये स्ट्रेटेजी या मेरी इमेजिनेशन है कि ये लग रहा है, जो कि बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है। मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कल का जलसा जो था ना उनका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नून लीग का इस वक्त फोकस ये है कि जनाब हम ये बताएं कि आपके जहांगीर तरीन साहब भी आ गए हैं और अलीम खान भी आ गए हैं, तो इनके लिए मैं समझता हूं कल बड़ा जरूरी था। क्लास साहब ने हल्का सा इसका जिक्र भी किया कि इनको जो है ना, मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन और अलीम खान की बलि देनी पड़ेगी। सही, सिंपल एज दैट। इमरान खान दे पाएंगे? नहीं, ये चैलेंज है लीडर का यही लीडरशिप का कमाल है कि अब उन पर सीरियसली इल्जाम आ गए हैं। आई एम श्योर उन्होंने जवाब भी दिए हैं, मगर ये फैसले टीवी उस पर नहीं हो सकते। उन पर वो भी ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे पे भी ये इल्जाम लग रहे हैं, कमीशन में फैसला होगा। तो इनके लिए ये मैं समझता हूँ इमरान खान को ये चाहिए था, कल ही चाहिए था कि जनाब आपने इल्जाम है, आप गवर्नमेंट है, आप इन दोनों को आप ट्राई करें, आपके पास FIA, आपके पास तमाम अदारे हैं, बिल्कुल आप इनका एहतसाब करें। अगर ये बच जाएं तो ये हमें वापस दे दें, वरना ये आपके हुए। और इन रिटर्न मगर गवर्नमेंट का एहतसाब कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट के एहतसाब के लिए जो इनका फोकस है कि मॉरल ग्राउंड्स पे जो इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर इनकी मोरालिटी अपनी इनको करनी पड़ेगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्ट ही मैं कहूंगा कि मुझे कल फीलिंग हुई कि लाहौर में जलसा इनका PTI के जितने भी आज तक हुए हैं वो कामयाब जलसे हुए हैं। कोई उनका बुरा नहीं होता है, कल्चर भी होता है, एक वाइब्रेंसी होती है, वो तो था ही, मगर साइज में इतना बड़ा नहीं था। कल मैं उस पर चलता रहा, इफेक्ट नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ लेट्स से कल एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा हो जाता कि वो पूरे मॉल पे लाहौर के नासिर बाग से लेके एयरपोर्ट तक होता तो कल क़यामत आ जानी थी। इतना प्रेशर बिल्ड होना था। ये दरमियाना सा जलसा था। शायद अब इसमें ये नहीं पता कि लाहौर के सिर्फ लोग थे, इन्होंने मेहनत नहीं की थी, इनकी लड़ाइयां थी आपस में, या प्लान ही ऐसे किया गया था। मगर बहरहाल मैं समझता हूँ कल जलसा इनको ये इस पे फोकस करने की जरूरत है, अपनी तकरीरें ठीक करनी है, स्ट्रेटेजी ठीक करना है। मैं इमरान खान साहब को देखने की जरूरत है कि ये क्या चीजें लैक कर रहे हैं, कैसे इनको चलना है। ये इतना आसान काम नहीं है गवर्नमेंट में आ जाना और डिसलॉज करना। बिल्कुल, so they need to look inside। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर मतीन साहब, जिससे आपने बात की क्लासेस, अब अभी जो मामला हम देख रहे हैं वो सिर्फ TORs पर आकर रुका है। अपोजिशन रहनुमा की हमने मीडिया से बातचीत देखी, मुश्तरका कमेटी जो तश्कील दी गई है, कल सुबह 11 बजे इसका इजलास होने जा रहा है। हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं, हुकूमती जो रहनुमा है वो कहते हैं कि TORs में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के बनाए हुए TORs मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल नहीं है। क्या समझते को इत्तेफाक हो पाएगा, मामला किसी जानिब बढ़ पाएगा? आपने कहा ना कि अपोजिशन की, तो मेरा ख्याल है जो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, कैरा साहब थे, शेख रशीद साहब थे, एतजाज साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, बड़ी क्लियर लाइन उन्होंने ली है। उस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको दो बड़ी अहम चीजें की हैं उन्होंने अभी अपोजिशन की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है। एक तो यह है कि पहली TORs पे तो सब राजी हैं। जो मुझे कमर जमा कैरा साहब को अगर दुरुस्त उनको सुना भी है, समझा भी है, वो कहते हैं जनाब कि एहतसाब जो है वजीर आजम और उनके खानदान से शुरू हुई। एक TOR तो तय हो गई है, बिल्कुल। दूसरी TOR भी उन्होंने तय कर दी है। व्हाट आई अंडरस्टूड, वो उन्होंने ये कहा जी अक्रॉस द बोर्ड कर लें। किसी मेरा ख्याल है उनसे साहब ने सवाल पूछा कि जनाब के जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के भी तो नाम आ रहे हैं जी, तो उन्होंने कहा अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन आप ये काम शुरू वजीर आजम साहब के घर से करें, उनकी फैमिली मेंबर से करें। सो 2 TOR तो मेरा ख्याल है बड़ी उनकी तय हो गई है। और ये मेन है, ये ज़हन में रखिए, ये दोनों मेन चीजें थी कि अपोजिशन जो है वो वहां से शुरू करे। और इमरान खान ये कह रहे थे, अगर उनकी बातें हम सुने, वो कह रहे थे नहीं, पहले सिर्फ वजीर आजम का एहतसाब होगा, बाद में बाकियों का होगा। ये उनकी ये लाइन थी। लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब ने भी अपना जो स्टांस है उसमें लचक दिखाई है। जैसे कमर जमा कह रहा है, ये कह रहे हैं बिल्कुल जी वजीर आजम का करें, लेकिन पहले करें, साथ में बाकियों का कर लें। ये थोड़ी सी उसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लगी है उनके स्टांस में, जो पहले नहीं थी इनकी PTI के। तो ये बड़ा ख्याल है एक अच्छी उनकी एक जो उन्होंने अपने अंदर लचक दिखाई है। जो बात एक अहम होने वाली है इनके लिए, जो आपके ये बाकी मेरा ख्याल टेक्निकल चीजें होंगी,
बाकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और तीसरी टीओआर एक और भी राजी हो चुके हैं। अभी मैं अपनी तरफ से आपको टीओआर बना के दे रहा हूं जो मुझे नजर आ रही है। वो तीसरी टीओआर ये है कि वजीर आजम मुस्ताफी हूं, ये बिलावल भी कह रहा है, ये वो जमात इस्लामी भी कह रही है, सिराजुल हक साहब भी कह चुके हैं, ये इमरान खान भी कह चुके हैं। सो ये तीन बड़ी पार्टीज इस बात पे एग्री कर रही हैं कि वजीर आजम साहब को इस्तीफा देना चाहिए। उसके उनके जहन में ये है, जो मुझे समझ आ रही है, वजीर आजम इस्तीफा दें, अकाउंटेबिलिटी वजीर आजम के फैमिली से शुरू हो। तीसरा, कोई और पार्टीज के लोग हैं जिनकी ऑफ शोर हैं, उनका भी कर लें आप। सो तीन ये बड़ी मेजर टीओआर तो तय हो चुकी हैं। बाकी छोटी मोटी ए बी सी डी जो है वो उसमें निकाल लेंगे, फ्रांसिक ऑडिट हो, एक्सपर्ट होने चाहिए, बैरून मुल्क जाएंगे, कैसे जाएंगे। ये तीन काम अपोजिशन ने मेरा ख्याल है तय भी कर लिए हैं, उनका फैसला भी हो चुका है। बाकी मटीरियल चीजें हैं मेरे नजदीक। इस पे अगर ये डटे रहे अपोजिशन, इन्होंने कंप्रोमाइज ना किया इन तीनों शरायत पे, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब इज इन बिग मेस। आपने बात की हुकूमत इस पे क्या करेगी, फ्लेक्सिबल, उस वक्त भी ये फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं हुई थी धरने के दिनों में कि पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठी गई। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये कि पीपल्स पार्टी वहां नहीं बैठी, वो इमरान खान के साथ बैठी है। सरकारी तो खामोश है क्लासा साहब। एक बात है पढ़ा है, मैं उनका मजहर अब्बास दोस्त है हमारे, उन्होंने इंटरव्यू किया है इनका, वो जेल जाके डॉक्टर आसिम हुसैन का। उससे मुझे लगता है कि जो सपोर्ट थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट ने दी है, कोई जरा कहीं ना कहीं पे मादरत के साथ रोल अदा किया है उन्होंने, जितनी उसको उन्होंने हेल्प की है इसको डॉक्टर आसिम हुसैन को कि अपनी प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क जो भी माल पानी बनाया है आप एम्बेसी में ले गए, वहां पे कनाडा एम्बेसी में उनसे उन्होंने वो साइन करवाया, एफिडेविट दी, वो सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे के नाम की, और सारा काम जो है वो सरकारी हमारी एजेंसियों के उस निगरानी में हुआ है। सो आसिम साहब थोड़ा सा, जो मुझे मजहर अब्बास का इंटरव्यू पढ़ के एहसास हुआ, वो भी कंफर्टेबल है थोड़े से। सो वो उन पे इतना दबाव उन पे इमीडिएट नहीं है। जरदारी साहब को एक और चीज का पता है, उनको रिलीफ जो है ना डॉक्टर आसिम पे, वो नवाज शरीफ साहब लेके नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब तो बहुत लोएस्ट उस लेवल पे चले गए हैं। हो सकते 6 महीने पहले बड़े पावरफुल थे, जब वो पावरफुल थे उन्होंने अयान अली वाले केस में उनको सपोर्ट की, डट पे की, वो ले ली सपोर्ट उन्होंने, उसके बदले धरने वाली कीमत ले ली जरदारी साहब ने, अयान वाली, वो आपका स्कोर बराबर। अब जो सपोर्ट मिल रही है ना डॉक्टर आसिम पे रियायत, वो नवाज शरीफ नहीं दे सकते, वो एस्टेब्लिशमेंट देगी, और एस्टेब्लिशमेंट उनको दे रही है, फेवर कर रही है, जो उन्होंने उनका पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किया। तो जरदारी साहब जो है, बिलावल की तकरीर ये शो करती है कि जरदारी साहब ने भी अपने जो आमिर ने बात की थी, बास्केट जो है ना, उसी में ही अंडे डाल दिए जिसमें जमात इस्लामी के अंडे पड़े हुए हैं, इमरान खान के पड़े हुए हैं, एएनपी के पड़े हुए हैं, या दीगर जमातों को। सो जरदारी साहब वो रोल प्ले नहीं करेंगे जो इनके जहन में है, वो स्पेलर का रोल इस वक्त अदा नहीं कर सकते। सही, वो इसी वजह से इतने खामोश है। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की क्लासेस, साहब आमिर मतीन साहब, अपोजिशन की जानिब से एक और चीज है जिस पर इत्तेफाक किया गया है कि जो कमीशन तश्कील दिया जाए वो 1956 के एक्ट के तहत नहीं हो, इसमें क्या मसलहत है? नहीं, एक तो कानूनी मसला आ जाता है कि याद रखें कि 1956 का जो एक्ट है वो जो है, एक चीज होती है सिविल, एक होता है फौजदारी। ठीक, तो वो सिर्फ सिविल को जिसके अंदर जुर्माना हो सकता है वो होता है, ये क्रिमिनल जिसे फौजदारी हम कहते हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो शक्कें जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं। सो और दूसरा 1956 से बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि कुछ लोग इसमें जाहिर है नवाज शरीफ नून लीग ये चाह रही है कि जिस तरह मुशर्रफ चाह रहे थे कि इसका फैलाव इतना कर दिया जाए कि आप 1902 वर्ल्ड वॉर से शुरू करें और ये आप खत्म ही ना हो पाए और ये 4-5 साल गुजर जाए। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ अपोजिशन ने बड़ी फोकस्ड है, जिस तरह अभी रऊफ कह रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर से शुरू किया जाए, ऑल अक्रॉस हो, वो टाइम फ्रेम फिर आ जाता है उसके अंदर। और उसकी मैं समझता हूँ अखलाकी और कानूनी वजह भी ये बनती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर, चाहे बाय इम्प्लीकेशन उनके बच्चों की वजह से जब सीरियस इल्जामात आ जाते हैं, तो उनका या रेजिग्नेशन या उनका पीछे हट जाना बड़ा जरूरी, उसका तयन पहले कर लें, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो न्यूक्लियर बटन के इंचार्ज हैं, वो तमाम पॉलिसी के इंचार्ज हैं। सो उन पे अगर इतने शकूक हैं तो उसका फैसला पहले कर लिया जाए, ये क्रूशल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना टीओआरस के अंदर टाइम फ्रेम और इस्तीफा आ गया ना, ये इस्तीफा आ जाए या उनका ट्रायल जल्दी हो जाए कि उनको कम से कम इधर से फारिग कर दें या इम्प्लीकेट कर दें, दोनों चीजों में कर ले, तख्त या तख्ता उनका पहले डिसाइड कर लिया जाए, ये सबसे क्रूशल पॉइंट है। और मैं समझता हूँ इसका बड़े इंपैक्ट है, इसका पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ठीक ठीक। अच्छा क्लासेस, अब हमने हमेशा देखा है कि इमरान खान जब भी तकरीर करते हैं, कहीं पर जाते हैं, खिताब करते हैं, मतलब जब भी वो कभी अनाउंस करते हैं, मीडिया पर आते हैं, आवाम से बातचीत करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो जब करप्शन की बात आती थी तो हमेशा उन्होंने पीपल्स पार्टी को शदीद अल्फाज में टारगेट किया
कल का जलसा जिसमें सबने ये चीज देखी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सके, कोई सिंगल वर्ड नहीं बात कर सके, क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कितना कन्विंस करना पड़ा होगा? मेरा ख्याल है इसमें शाह महमूद कुरैशी का कोई इतना रोल नहीं है। ये बात आपको कहते हैं अंधे को भी समझ आ रही है कि इमरान ने काम करके देखा, सोलो फ्लाइट उसने धरने के दिनों में करके देखे, सबको टारगेट किया, वो फिर भी चीजें टॉपल नहीं कर सके। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर वो उस वक्त चीजें नहीं मैनेज कर सके, इसमें जो इमरान खान के शुरा थे उनका कसूर नहीं। 126 दिन बैठे रहे, बच्चे औरतें इंतहाई या बुरे हालात में बैठे रहे। इमरान खान साहब से अपनी कुछ गलतियां हुई थी जिससे वो फिनिशिंग नहीं कर सके। सो वो एक उसकी लंबी डिबेट है, कई दफा हम उस पर बात भी कर चुके हैं। सो इस वक्त इमरान को सूट नहीं कर रही है बात कि वो अपोजिशन में उसमें क्रैक्स डालें। ये उनकी पार्टी ने बात उनको समझाई होगी और इमरान के लिए ये बात समझ लेना भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जिन लोगों को आप उनको हिट करते रहे हैं, आप उनके साथ आज खड़े हो रहे हैं। सो एक उसमें यकीन रहेगी। एक चीज जो मैं आमिर के हवाले से जो बात को, जो इस्तीफे की बात है, लोगों को समझने की जरूरत है। जिस प्राइम मिनिस्टर आप प्राइम मिनिस्टर पे बात आ जाए, उस पे क्वेश्चंस रेज हो जाए, क्रेडिबिलिटी पे, फाइनेंशियल लूं, मारा लूं, दुनिया भर में इस्तीफे क्यों मांगे जाते हैं? इसके पीछे एक फिलॉसफी है। वो ये समझते हैं टेंटेड जो प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सदर होगा, उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट भी उसको ब्लैकमेल कर सकती है। जिसके अपने घर में ये प्रॉब्लम आ जाए, उस पे स्कैंडल्स आ जाए, उसको ब्लैकमेल करना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या नेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके लिए आसान हो जाता है कि वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव या सदर को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले करे। लिहाजा दुनिया भर में यह कंसेप्ट है कि जिस पे भी थोड़ा सा भी इल्जाम लग जाए कि इससे ब्लैकमेल हो सकता है, हमारे हकूक की हिफाजत नहीं करेगा, अपने जाती मफादात को इंटरेस्ट करेगा, या ब्लैकमेल होगा किसी और को करेगा, तो फौरन उसको कहा जाता है स्टेप डाउन करें। रीजन कि आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अब आपको ब्लैकमेल करना, आप किसी का सहारा ढूंढेंगे, अदालत का ढूंढने की कोशिश करेंगे, फौज का ढूंढेंगे, आप एजेंसीज का ढूंढेंगे, या इवन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों ब्लैकमेल होंगे। लिहाजा ये बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे यही है जो लोगों को समझ नहीं आता। इस्तीफा क्यों दें? इसलिए दें कि ब्लैकमेल हो सकते हैं। मैं क्विकली आपकी बात को सिर्फ बढ़ाते हुए आगे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त तो सऊदी अरेबिया के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर का और उनके बेटे साहबजादे ये कहते हैं कि हमने दोस्तों से कर्जा लिया या हुकूमत से लिया, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि जनाब अगर वहां से आपने कर्जा लिया तो हमारे जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी है वो आप कौमी मफाद में कर रहे हैं, जाती मफाद में। तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट अब हो गया है कि वरना शक किया जाएगा कि जो हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि यार इसमें तो जाती एलिमेंट आ गया है। सो ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इवन आप बैंकों से ले रहे हैं, बगैर कोलैटरल के दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया से दोस्तों से ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और उसका हमें देना क्या पड़ रहा है इन रिटर्न। सो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक अमेरिकन मुहावरा है ना, अमेरिकन मुहावरा है कि दुनिया भर में कोई फ्री लंच नहीं होता। नो फ्री लंच, देयर आर नो फ्री लंचेस। सो फ्री लंच नहीं होता। जो आपको पैसे दे रहे हैं ना, वो सऊदीज दे रहा है, आपको ईरान दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, मैं दे रहा हूं, मुझे कोई दे रहा है, तो उसकी कीमत है, देयर इज अ प्राइस। वो प्राइस जो है हम इसलिए कहते हैं प्राइस बताई जाए। अगर सऊदीज ने आपको पैसा दिया तो आपने उसकी क्या प्राइस दी? हाँ, अगर पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है, स्टेट को फायदा होना चाहिए, इंडिविजुअल्स को फायदा नहीं होना चाहिए। जो डील्स हो रही हैं इंडिविजुअल्स को फायदे हमें नजर आ रहे हैं। आपने ब्रेक पे जाना, मैं सिर्फ ये लास्ट कर दूं कि ये मलेशिया के अंदर वो जो प्राइम मिनिस्टर के निकल आए हैं कि सऊदी अरेबिया ने एडमिट कर लिया कि हमारे दोस्त थे, हमने इनको ये इतने बिलियन रुपए वैसे दिए। बिल्कुल, जिस तरह से वो क्लासेस साहब आपने बात की कि सहारा ढूंढने की कोशिशें की जाती हैं जब कोई टारगेट पे आ जाता है, जिस तरह से वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली सामने आ चुकी है पनामा लीक्स के मामले को लेकर, तो अब अवाम में मुहिम चला दी गई है, तशहीरी मुहिम चलाई गई है, अवामी जलसे किए जा रहे हैं, अवाम से खिताब किया जा रहा है। एक बार फिर से अवाम को तरक्याती मंसूबों के नाम पर सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। इस बार हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मुतीन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वज़ीर आज़म को हमने देखा कि वो कोयटा पहुंचे, हेल्थ कार्ड्स के इजरा के मौके पर वहां पर तकरीबन 76,000 खानदानों में उन्होंने हेल्थ कार्ड तकसीम किए हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में बात की कि मुखालिफिन को 2018 तक सब्र करना होगा, बल्कि 2018 के बाद भी सब्र करना होगा। क्या आप समझते हैं कि वो सब्र कर पाएंगे? और दूसरा, जो हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, निहायत सख्त है, वो तो खैर डिप्लोरेबल है जब भी ये जुबानों का इस्तेमाल किसी की तरफ से भी हो, और खास तौर पे गवर्नमेंट होती है ना, उनको तो ज्यादा शाइस्तगी दिखानी चाहिए। तो इनकी तो वफाकी वज़रा की तो बिल्कुल ही नहीं समझ आती कि जरा थोड़े से ठंडे पड़ जाना चाहिए। बाकी जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने, हर प्राइम मिनिस्टर यही कहता है कि जनाब 2018 क्या 2023 भी वो तो कहना चाहेंगे कि वो है, मगर उसके अंदर दो इशूज है। एक तो सडनली एकदम से इनको याद आ गया कि जनाब ये चौथा साल शुरू हो गया है और ये एकदम सारे डेवलपमेंट और जो 5 साल की प्लानिंग की
हुई थी, वो तो बीच में रह गया। तो एकदम से वो तख्तियां लगाने की और फीते काटने का मौसम शुरू हो गया है कि यार जल्दी जल्दी से, और करते इस तरह प्रिटेंड है जिस तरह अपनी जाती जेब से या पार्टी जेब से हो रहा है। भाई साहब खुदा के लिए जो इंप्रेशन दे रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है और ये तरक्की कर रहे हैं, ये गलत इंप्रेशन है। वो जमाने गए जब इस तरह के एड्स के साथ है, पहली बात। दूसरी ये कि 2018 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस्लामाबाद में एक भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कोई री इलेक्ट नहीं हुई है। सिर्फ 77 में भुट्टो साहब की हुई थी, तो वो भी मार्शल लग गया। सो हम देखेंगे कि ये अगर नई तारीख बनते हैं, अगर ये बन जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैं पहले ही कहता रहता हूं कि रंजीत सिंह के 39 साल थे, उसके अलावा कोई भी मुसलमान हुक्मरान, शहबाज शरीफ साहब का सबसे ज्यादा टेन्योर है। सही। तो 2018 में उनके 10 साल हो जाएंगे। उनकी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं ना, हुकूमत में रहने की वजह से तो लोग तंग पड़ जाते हैं। तो पंजाब में उनके पहले ही 5 साल हो गए, ये 10 साल हो जाएंगे, तो 15वें साल है। तो फिर तो वो रंजीत सिंह को भी काट जाएंगे ना। फिर तो उनका टेन्योर अगर 85 से किया जाए तो फिर वो रंजीत सिंह को भी काट के ये कह सकते हैं कि 1000 साल की तारीख के अंदर जो है ना, शहबाज शरीफ का टेन्योर इन पंजाब सबसे ज्यादा था। फिर अल्लाह खैर करे। मैं तो ये देख रहा हूँ 2 महीने में यहाँ पे जब 10-10 घंटे लोड शेडिंग होनी है, रमजान का महीना होना है और उसके बाद बिजली होनी नहीं है, तो मुझे सारे लोगों ने जो सड़कों पे होने और ऑलरेडी आना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ये मेरा आप किसान रैली से मैं पे बात करना चाहूंगा, जब ये किसान भी सड़कों पे आ जाएंगे तो अल्लाह खैर करे। मुझे तो 2 महीने अभी निकाल लें, अभी ये 2018 की बात बाद में देख लेंगे। आपने शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया, आपने किसानों से मुतालिक भी जिक्र किया, आमिर मतीन साहब की बात आपने सुनी। क्लासेस साहब, अब तो पहली बात है किसान रैली पर तो आपसे यकीनन बात करेंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब लिया का दौरा करने पहुंच गए हैं, वो आपका गिला था, आपका गिला दूर होना चाहिए। वैसे मैं कौन होता हूं गिला करने या दूर करने वाला? ये तो वहां के लोग जो सफर कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। आज किसी ने बड़ी अच्छी बात ट्विटर पे की हुई थी। उन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब जिस हेलीकॉप्टर पे तशरीफ ले गए हैं 29 डेड बॉडीज के घर पे, एक के जिसके 8 बच्चे बेचारे मारे गए, यही हेलीकॉप्टर उस दिन स्पेयर कर लेते कि जो वहां से एयरलिफ्ट कर लिया जाता उनको। ये किसी ने वहां पे ट्विटर पे कहा हुआ था कि थोड़ी देर के लिए आप इस पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं, उसका एक अलग कहानी है, चले लगाए। वो जैसे उन्होंने कहा था, कल इमरान खान कह रहे थे कि 6 आपने वहां पे अपने वजीर आला के कैंप ऑफिस भी तो बनाए हुए हैं। ये कैंप ऑफिस इनके अपने घर हैं जहां पे खर्चा जो है सारे का सारा ये टैक्स पेयर दे रहा है, खाने पक रहे हैं, बिजली के बिल हो रहे हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल, लंबी कहानी है। ये 6 घरों को जो उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है ना कि ये वजीर आला का कैंप ऑफिस है, वहां पे करोड़ों रुपए के महीने के खर्च आते हैं। तो यही हेलीकॉप्टर जो है वो लिया के जो बेचारे जिनके गए हुए थे 8 बच्चे, जिनके बेटे जिनके अस्पताल में मर रहे थे, तो ये हेलीकॉप्टर आप 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, मेरे 3-4 घंटे का काम था, ये फ्री कर देते कि उनको एयरलिफ्ट करके लाहौर ले आओ। इस वक्त आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। मैं 2 वाकया सुनाता हूं कि परवेज इलाही साहब जैसे भी थे, वो डिक्टेटर के साथ खड़े थे। उनके दौर में जो तरक्की का रुख था वो जनूबी पंजाब की तरफ भी हुआ है, सेंट्रल पंजाब में भी हुआ है, नॉर्थ में भी हुआ है। उन्होंने 70 करोड़ रुपए से लिया का DHQ हॉस्पिटल के साथ नया एक हाई टेक उन्होंने हॉस्पिटल के लिए पैसे उन्होंने अप्रूव किए। शहबाज शरीफ साहब जो ही बने आगे वजीर आला, ये 2008 में, इन्होंने सबसे पहले वो फंड जो है ना ये लाहौर ट्रांसफर करा। इन्हें कहा मेरी बात को चैलेंज करके दिखाएं, मैं अगर गलत कह रहा हूं। लाहौर मंगवा लिया 2008 में, पहला ऑर्डर किया, वो ढांचा वहां खड़ा रह गया, उसको इमरजेंसी बना दिया गया बाद में। ये फतेहपुर जहां पे ये वाकया, उससे थोड़ा या कुछ किलोमीटर के फासले पे एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा था परवेज इलाही साहब के दौर में, उसके करोड़ों का फंड, उसकी बिल्डिंग आपको नजर आएगी वहां पे, उसमें इन्होंने तैनातियां नहीं की। और यहां से मियां वाली से लेके, बल्कि मैं कहूंगा जहां इस्लामाबाद से लेके जब रवाना होते हैं डेरा गाजी खान तक जो 600-800 किलोमीटर बनता है, इस पर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दाद ने शहबाज शरीफ साहब को, आज वहां पे गए हुए थे, वो रो रहे थे, उनके दुख में शरीक थे कि फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर को फंड भी इन्होंने लाहौर ट्रांसफर कर दिए। मुझे एक बात समझा दें कि उनके जो फंड हैं, जो ट्रॉमा सेंटर बनना है, जो वहां पे आपने हॉस्पिटल बनाना है, वो तो आप लाहौर ट्रांसफर करा लेते हैं। हालत यह है कि लइए DHQ में मेदा वाश करने का एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, वो अगर वाश नहीं कर सकते लोगों को आप वहां पे, उसके बाद मुल्तान 4 घंटे जो मुल्तान गया है वहां पे, उसके बाद उसने मरना ही था कि रास्ते में तो सारी जहर फैल गई थी। बिल्कुल जो सूरत है, मेदा वाश कर सकते हैं आधे घंटे से, या आप उसमें 1 घंटे में। अब लैया का बंदा 4 घंटे लगा के अगर उसको लेके जाएंगे मुल्तान, या 6 घंटे लगा के उसको फैसलाबाद लेके आएंगे, उसने कहां बचना था। वहां तो एक और बात फैल रही है लैये में कि जो लोग जो ना जिन्होंने मिठाई खाई थी, जो अस्पताल नहीं गए वो बच गए हैं, जो अस्पताल में गए हैं वो सारे उनकी डेथ हो गई है।
अगर लोग कह रहे हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स थी, मैं नहीं मानता, मैं इसलिए उनकी डेथ हुई है, मेरा ख्याल है कि टाइम उनको ज्यादा लगा ट्रांसपोर्ट करने में, 4-4, 6-6 घंटे लगे हैं। लाहौर भी तो ट्रांसफर कर रहे थे ना, ये जो आज गए हैं ना वहां पे, फिर ये उंगलियां हिलाने, फिर दावे करने, इन्हें कहें पहले आप हिसाब दें कि आपने फतेहपुर का जो ट्रॉमा सेंटर के पैसे लाहौर कैसे मंगवा लें, ढांचा खड़ा हुआ है, आपने कैसे लिए कि डीएचक्यू के जो परवेज अली दौर का था, इतना जुल्म ही क्यों करता होते अपने लोगों के साथ। और मुझे एक और बात बताएगी है, मैं टेफ्टा पे ये किसी दिन करना है कि टेफ्टा जो इनका एक इदारा है टेक्निकल, उसने लिया कि टेक्निकल कॉलेज से 1 करोड़ रुपया स्टूडेंट का फंड जो है लाहौर मंगवा लिया है। ये सारा लाहौर में फंड कहां लगा रहे हैं, इसके सबूत हैं। मतलब टेफ्टा जो बना था वो स्टूडेंट ने फंड दिया जो उनकी फीस के साथ आता है, 1 करोड़ रुपया वहां पे टेक्निकल कॉलेज लिये का, जो बैठे हैं ना बहादुर शेर बैठे हैं लाहौर में, हमारे टेफ्टा के चेयरमैन साहब हैं, जो एक अगेन एक सियासी आदमी है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर करवा लिया। पूरे साउथ से नॉर्थ से जितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनका पैसा ट्रांसफर हो गया। भाई आप उसके बाद हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हैं, इतना बड़ा आपने वहां इंतजाम किया है, तकरीरें की हैं, उंगलियां हिलाई हैं, दावे किए हैं, नाम बदलने थे आपने, तो ये ड्रामेबाजियां बंद करें। लिए के जो पैसे हॉस्पिटल्स के हैं बाकी हैं वो दे सकते हैं तो दें। ये हेलीकॉप्टर आप उस दिन स्पेयर कर देते जिस दिन यहाँ पे वाकया हुआ। अगर नवाज शरीफ साहब को वहां पे लंदन उस पे जा सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो लोगों का पैसा था, उनके खर्चे पे गए हैं, इन लोगों का भी बनता था। दूसरी आप उसके किसानों वाली देख लें जो उनका हशर हो रहा है, खासतौर पे पंजाब के किसानों का क्लासा साहब। अच्छा, पंजाब में ये वीट जो है, ये मैं कोई उसकी बेसिस पे बात नहीं कर रही, ये साउथ में होती है सारी। सेंटर जो है आपका ये रईस साहब का पैदा करता है, या उसका गन्ना होगा, या ज्यादा गन्ना जो आजकल उन्होंने शिफ्ट कर दे, वो साउथ में या आपको वीट मिलेगी या आपको गन्ना या आपको कॉटन मिलती है। जी बिल्कुल। अब वहां के किसान का मैं आज उनका पढ़ा था, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के खालिद महमूद खोखर साहब हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी लंबी चार्जशीट की मुझे लिया से, क्योंकि मेरा तल्लुक है, हमारी फैमिली भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। मुझे आज मेरे वहां रिश्तेदारों के पहली दफा, मुझे इस्लामाबाद आए हुए 18 साल हो गए, पहली दफा उन्होंने SOS मुझे भेजी है। सही। उन्होंने कहा हजूर हमें बचाएं, हमारी कुछ सिफारिशें ढूंढें कि लइये में लोगों को बारदाना नहीं मिल रहा। बारदाना मीन जो बोरियां होती हैं, बैग्स होते हैं, वो मिल नहीं रहे। दरमियान में जो इनको 1300 रेट मिलना था, इनको 3200 पर बोरी मिलना था, वो 2800 रुपए पे वो जो मिडल मैन है वो खरीद रहा है। मिडल मैन में सरकारी लोग शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ने शामिल कर दिया। लोग रातों को आजकल सो रहे हैं वहां पे, एक पास्को के सेंटर्स के बाहर, जो प्रोविंशियल फूड इनके डिपार्टमेंट उनके बाहर सो रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, वहां पे उनको बारदाना नहीं है, कीमतें क्रैश कर चुकी हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर लेके वो सैरे भी फरमा रहे हैं, वो सपाटे भी फरमा रहे हैं। ये जहन में रखना चाहिए, किसान जो है इसको तबाह मत करें, इसको आप उसकी तरफ ना लेके जाए। मैं खुद किसान फैमिली को, मुझे उनके मिजरीज का पता है, इनके लिए कैश करा पूरा साल किसान जो है वो वेट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो चीजें करता है, इसी पे गंदम के पे उसको कैश मिलेगा। ये जाते उसके साथ मत करें। ये अगर किसान खड़ा हो गया तो 23 मई को वो कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली के बाहर आएंगे और धरना देंगे, ये बहुत बड़ी आपके खिलाफ बगावत हो सकती है किसानों की। उनको शहबाज शरीफ साहब रहम फरमाएं। इनको जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो मारपीट की जा रही है, बारदाना इनको नहीं दे रहे, और जो आपके लोग वहां पे बैठ के ये माल पानी कमा रहे हैं, ये किसानों की बगावत आपसे कंट्रोल नहीं होगी। सही सही, ठीक ठीक। मैं कहना चाहूंगा कि रंजीत सिंह के एक साल में उसने एक ही साल में कश्मीर, मुल्तान और जो है पेशावर पे कब्जा किया। तो उसने अपने 3 बच्चे थे, एक का नाम पेशावरा सिंह, कश्मीरा सिंह और मुल्ताना सिंह रखा। मगर इतनी यलगार और इतनी फतुआत के बावजूद भी आज वो सिक्का शाही के नाम से जाना जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब को भी ये 10 साल के टेन्योर की वजह से नहीं पहचाने जाएंगे, ये अपनी तरजीहात एजुकेशन और हेल्थ की वजह से जो लिए की स्टोरी बता रहे हैं। क्विकली मैं किसानों में मैं बता दूं कि इंडिया में जरा गौर करना चाहिए कि उन्होंने इस दफा फैसला किया है कि जनाब हम ये 7-8% ग्रोथ रेट ले रहे हैं, मगर इसका ग्रोथ रेट का ये मतलब नहीं है कि बेरोजगारी खत्म हो रही है, बेरोजगारी वहीं की वहीं है। उन्होंने नतीजा निकाला है कि क्योंकि 50% हमारा इंडिया जो है वो देहाती है, तो जब तक हम देहात में ये सब्सिडीज और पैसे नहीं देंगे, हमारी बेरोजगारी का मसला और इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने मैसिव अपना बजट मैसिवली जो है ना वो देहात को दे दिया, ये इस साल का है। तो हमारे इनको नहीं समझ आ रही, इन्होंने 300 अरब रुपए आगे दिया, वो बेसिकली बस वो कार्रवाई है। बिल्कुल इनको इस वक्त जो है वहां पे लास्ट जो है पता होना चाहिए कि कॉटन की जो है 33% फसल कम हुई है, राइस के प्रॉब्लम्स हैं, ये अभी बता रहे हैं कि ये ऊपर से ये
पैसे ना दें, इसको रिफॉर्म करें कि जो मिडिल मैन है, हर साल ये इशू होता है कि प्राइसिंग के ऊपर जनाब कि जी कॉटन के ऊपर और जो है व्हीट के ऊपर और शुगर के ऊपर गवर्नमेंट को इस मैकेनिज्म को ठीक करना है। गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ इट और इसको ठीक करे कि ये मिडिल मैन की वजह से और इनकी करप्शन की वजह से आम आदमी को जो ये देते भी है नहीं मिलता। प्लीज बिल्कुल क्लासी साहब, अभी जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की, आपने भी मिडिल मैन की बात की, ये हमारे हुकूमती नुमाइंदे किस तरह से मीडिया के सामने खुले आम मुंह खोल के झूठ बोल देते हैं। ज़ईम कादिर साहब की मैं बात कर रही हूँ, किस तरह से उन्होंने इमरान खान के जलसे पर रिएक्शन दिया, किसानों की बात की, उन्होंने 1300 के ऊपर अपनी सुई को रखा, हालांकि यहाँ पर किसान खुद बताने के 1100 के हिसाब से। ज़ईम कादरी साहब हमारे दोस्त हैं, एक काम करें, मुख्तसर क्लास लिया तशरीफ ले जाएं। लिया में जो लोग लेटे हुए हैं ना बहर सड़कों पे, इनके पास्को के बहर और प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट को, जिनको बोरियां नहीं मिल रही, जो फसल जो है आगे अभी आमिर साहब बता रहे थे, मौसम देख रहे थे, बारिशें शुरू हो रही हैं, बारिशें शुरू हो गई तो ये तो फसलें उनके सारे के सारे खेत में खड़ी तबाह हो जाएंगी, क्योंकि आप वहां परचेज नहीं कर रहे, लोगों को बाहर दाना नहीं मिल रहा, भाई प्राइस तो बाद में मिलेगी ना। हर साल इशू है क्लास साहब, हर साल में अमीर और जो बावजूक जो लोग जो बारसूख है उनको बाहर दाना मिल जाए, हर साल मिल रहा है। बार आपकी दफा एक और काम इंसाफ हो गया, इकट्ठे हो गए, किसी को भी नहीं मिल रहा, आप ना अमीर को मिल रहा है, लास्टली आप इन्होंने इंसाफ कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कई लोग हैं जो इन्होंने कहा ना उनकी शाही जो है वो ये है कि ना जो लैया के हद तक बता रहे, जो मैंने शरीफ शाही ना वहां पे अमीर को मिल रहा है ना गरीब को बार दाना मिल रहा है, सबको उन्होंने बराबर कर दिया। पाकिस्तान किसान का मुतालबा इत्तेहाद है और इत्तेहाद का मुतालबा यही है कि ज़रिए इनकम टैक्स को खत्म किया जाए। अगर हमें अपने आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो हमें अपने किसान को बचाना होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। शकें जिसकी हम बातें कर रहे हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं। और दूसरा 1956 से बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि कुछ लोग इसमें जाहिर है नवाज शरीफ नून लीग ये चाह रही है कि जिस तरह मुशर्रफ चाह रहे थे कि इसका फैलाव इतना कर दिया जाए कि आप 1902 वर्ल्ड वॉर से शुरू करें और ये आप खत्म ही ना हो पाए और ये 4-5 साल गुजर जाए। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ अपोजिशन ने बड़ी फोकस्ड है, जिस तरह भी रऊफ कह रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर से शुरू किया जाए, ऑल अक्रॉस हो, वो टाइम फ्रेम फिर आ जाता है उसके अंदर। और उसकी मैं समझता हूँ अखलाकी और कानूनी वजह भी ये बनती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर चाहे बाय इम्प्लीकेशन उनके बच्चों की वजह से जब सीरियस इल्जामात आ जाते हैं तो उनका या रेजिग्नेशन या उनका पीछे हट जाना बड़ा जरूरी, उसका तयन पहले कर लें, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो न्यूक्लियर बटन के इंचार्ज हैं, वो तमाम पॉलिसी के इंचार्ज हैं। सो उन पे अगर इतने शकूक हैं तो उसका फैसला पहले कर लिया जाए, ये क्रूशल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना टीओआर के अंदर टाइम फ्रेम और इस्तीफा आ गया ना, ये इस्तीफा आ जाए या उनका ट्रायल जल्दी हो जाए कि उनको कम से कम इधर से फारिग कर दें या इम्प्लीकेट कर दें, दोनों चीजों में कर ले, तख्त या तख्ता उनका पहले डिसाइड कर लिया जाए, ये सबसे क्रूशल पॉइंट है। और मैं सकता हूँ इसका बड़े इंपैक्ट है, इसका पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ठीक। अच्छा क्लास साहब, हमने हमेशा देखा है कि इमरान खान जब भी तकरीर करते हैं, कहीं पर जाते हैं, खिताब करते हैं, मतलब जब भी वो कभी अनाउंस करते हैं, मीडिया पर आते हैं, आवाम से बातचीत करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो जब करप्शन की बात आती थी तो हमेशा उन्होंने पीपल्स पार्टी को शदीद अल्फाज में टारगेट किया। कल का जलसा जिसमें सबने ये चीज देखी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सके, कोई सिंगल वर्ड नहीं बात कर सके, क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कितना कन्विंस करना पड़ा होगा? मेरा ख्याल है इसमें शाह महमूद कुरैशी का कोई इतना रोल नहीं है। ये बात आपको कहते हैं अंधे को भी समझ आ रही है कि इमरान ने काम करके देखा, सोलो फ्लाइट उसे धरने के दिनों में करके देखे, सबको टारगेट किया, वो फिर भी चीजें टॉपल नहीं कर सके। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर वो उस वक्त चीजें नहीं मैनेज कर सके, इसमें जो इमरान खान के शुरा थे उनका कसूर नहीं। 126 दिन बैठे रहे, बच्चे औरतें इंतहाई या बुरे हालात में बैठे रहे। इमरान खान साहब से अपनी कुछ गलतियां हुई थी जिससे वो फिनिशिंग नहीं कर सके। सो वो एक उसकी लंबी डिबेट, कई दफा हम उस पर बात भी कर चुके हैं। सो इस वक्त इमरान को सूट नहीं कर रही है बात कि वो अपोजिशन में उसमें क्रैक्स डालें। ये उनकी पार्टी ने बात उनको समझाई होगी और इमरान के लिए ये बात समझ लेना भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जिन लोगों को आप उनको हिट करते रहे हैं, आप उनके साथ आज खड़े हो रहे हैं। सो एक उसमें यकीनन रहेगी। एक चीज जो मैं आमिर के हवाले से जो बात को, जो इस्तीफे की बात है, लोगों को समझने की जरूरत है। जिस प्राइम मिनिस्टर को आप प्राइम मिनिस्टर पे बात आ जाए, उस पे क्वेश्चंस रेज हो जाए, क्रेडिबिलिटी पे, फाइनेंशियल हूं, मारल हूं, दुनिया भर में इस्तीफे क्यों मांगे जाते हैं? इसके पीछे एक फिलॉसफी है। वो ये समझते हैं टेंटेड जो प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सदर होगा, उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट भी उसको ब्लैकमेल कर सकती है। जिसके अपने घर में ये प्रॉब्लम आ जाए, उस पे स्कैंडल्स आ जाए, उसको ब्लैकमेल करना इंटरनेशनल
एस्टेब्लिशमेंट हो या नेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके लिए आसान हो जाता है कि वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव या सदर को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का फैसले करे। लिहाजा दुनिया भर में यह कंसेप्ट है कि जिस पे भी थोड़ा सा भी इल्जाम लग जाए कि इससे ब्लैकमेल हो सकता है, हमारे हकूक की हिफाजत नहीं करेगा, अपने जाती मफादात को इंटरेस्ट करेगा, या ब्लैकमेल होगा किसी और को करेगा, तो फौरन उसको कहा जाता है स्टेप डाउन करें। रीजन कि आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अब आपको ब्लैकमेल करना, आप किसी का सहारा ढूंढेंगे, अदालत का ढूंढने की कोशिश करेंगे, फौज का ढूंढेंगे, आप एजेंसीज का ढूंढेंगे, या इवन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों ब्लैकमेल होंगे। लिहाजा ये बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे यही है जो लोगों को समझ नहीं आता। इस्तीफा क्यों दें? इसलिए दें कि ब्लैकमेल हो सकते हैं। मैं क्विकली आपकी बात को सिर्फ बढ़ाते हुए आगे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त तो सऊदी अरेबिया के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर का और उनके बेटे साहबजादे ये कहते हैं कि हमने दोस्तों से कर्जा लिया या हुकूमत से लिया, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि जनाब अगर वहां से आपने कर्जा लिया तो हमारे जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी है वो आप कौमी मफाद में कर रहे हैं या जाती मफाद में? तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट अब हो गया है कि वरना शक किया जाएगा कि जो हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि यार इसमें तो जाती एलिमेंट आ गया है। सो ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इवन आप बैंकों से ले रहे हैं बगैर कोलैटरल के दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया से दोस्तों से ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और उसका हमें देना क्या पड़ रहा है इन रिटर्न। सो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक अमेरिकन मुहावरा है ना, अमेरिकन मुहावरा है कि दुनिया भर में कोई फ्री लंच नहीं होता। नो फ्री लंच, देयर आर नो फ्री लंचेस। सो फ्री लंच नहीं होता। जो आपको पैसे दे रहे हैं ना, वो सऊदीज दे रहा है, आपको ईरान दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, मैं दे रहा हूं, मुझे कोई दे रहा है, तो उसकी कीमत है, देयर इज ए प्राइस। वो प्राइस जो है हम इसलिए कहते हैं प्राइस बताई जाए। अगर सऊदीज ने आपको पैसा दिया तो आपने उसकी क्या प्राइस दी? हाँ, अगर पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है, स्टेट को फायदा होना चाहिए, इंडिविजुअल्स को फायदा नहीं होना चाहिए। डील्स हो रही हैं, इंडिविजुअल्स को फायदे हमें नजर आ रहे हैं। आपने ब्रेक पे जाना, मैं सिर्फ ये लास्ट कर दूं कि ये मलेशिया के अंदर वो जो प्राइम मिनिस्टर के निकल आए हैं कि सऊदी अरेबिया ने एडमिट कर लिया कि हमारे दोस्त थे, हमने इनको ये इतने बिलियन रुपए वैसे दिए। बिल्कुल, जिस तरह से वो क्लासेस साहब आपने बात की कि सहारा ढूंढने की कोशिशें की जाती हैं जब कोई टारगेट पे आ जाता है, जिस तरह से वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली सामने आ चुकी है पनामा लीक्स के मामले को लेकर, तो अब अवाम में मुहिम चला दी गई है, तशहीरी मुहिम चलाई गई है, अवामी जलसे किए जा रहे हैं, अवाम से खिताब किया जा रहा है, एक बार फिर से अवाम को तरक्याती मंसूबों के नाम पर सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। इस बार हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मुतीन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वज़ीर आज़म को हमने देखा कि वो कोयटा पहुंचे, हेल्थ कार्ड्स के इजरा के मौके पर वहां पर तकरीबन 76,000 खानदानों में उन्होंने हेल्थ कार्ड तकसीम किए हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में बात की कि मुखालिफिन को 2018 तक सब्र करना होगा, बल्कि 2018 के बाद भी सब्र करना होगा। क्या आप समझते हैं कि वो सब्र कर पाएंगे? और दूसरा, जो हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, निहायत सख्त है, वो तो खैर डिप्लोरेबल है जब भी ये जुबानों का इस्तेमाल किसी की तरफ से भी हो किया है। बिल्कुल। उससे पहले राज्य परिषद साहब ने कहा कि इस्तीफा दे, बिलावल उससे एक दो स्टेप आगे गए हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि कल बकायदा उस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी आसिफ अली जरदारी पे, दोबारा रिएक्शन आया। हालांकि आपको याद होगा उन्होंने माफी भी मांग ली थी कि मैंने जरदारी से माफी मांग ली है, करप्ट कह दिया था, गलत कहा था, घसीटने की बात है। कल उन्होंने फिर वही बात की, उसने कहा करप्ट शख्स का बेटा ये कह रहा है, उन्होंने जरदारी को हिट किया। सो ये इमरान की कामयाबी है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान दरारें जो पड़ी हैं वो इमरान उसको कैश कराना चाहेगा। लिहाजा कुछ दिनों के लिए इमरान साहब को अपने मुंह पे थोड़ी सी पट्टी उसमें रखनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को स्पेयर करना पड़ेगा। ये जो आपने मुंह पे पट्टी रखने वाली बात की क्लासेस साहब, मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल है, वो मैं यकीनन आपसे करूंगी, चूंकि आपने खुद इमरान खान के जलसे की बात छेड़ दी है। तो आमिर मुतीन साहब, आप कल लाहौर मौजूद थे, आप जलसा कवर करते रहे, वहां पे जो भी हुआ सूरत हाल को आपने देखा, इंतजामात कैसे थे, उनकी स्पीच कैसी थी। हम ये चाह रहे हैं कि आपकी आंखों ने जो मनाजिर देखे, जो आपने महसूस किया, जो आपका तजिया है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। मैं बिल्कुल इमरान के कल के जलसे पे भी बात करेंगे, पर मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये जो TORs के ऊपर जो इत्तेहाद हुआ है उस पर मैं समझता हूँ कि ये जो अंग्रेजी में कहते हैं डबल एज सोर्ड, ये दो धारी तलवार है कि इसका बिल्कुल जिस तरह क्लास साहब कह रहे हैं फायदा भी है कि ये इकट्ठे आ गए हैं जो कि पिछले धरने में नहीं थे। बिल्कुल ज्वाइंट अपोजिशन का एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, फर्क पड़ता है। मगर उसमें मैं समझता हूँ PTI का चैलेंज ये होगा, उनके लिए ये कमाल ये होगा कि याद रहे कि पीपल्स पार्टी बाहर और आसिफ जरदारी है। अल्टीमेटली जितना मर्जी अभी बिलावल साहब आगे आ गए हैं, एतजाज साहब ज्यादा एक्टिव हो गए, अल्टीमेट जो इसका आर्बिटर है, जो फैसला है वो आसिफ। और आसिफ जरदारी साहब ये तो सबको पता है कि वो कह चुके हैं कि इस तरह के समझौते बातचीत ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, वो किसी वक्त भी किसी से भी कुछ भी डील मर सकते हैं। क्योंकि ये जो इशू है ये उतना ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ है जितना के नून लीग के जो करप्शन है, पैनामा लीक है, ये सारा
अलावा इसके अंदर उनके भी उतने ही लोग हैं और उतना ही इशू में है। सो इनको देखभाल के उतना साथ भी लेने की जरूरत है और उतना वहां से जहां से उनको लगे कि ये आम उनका वोटर कंफ्यूज होएगा कि इनकी जो इब्तिदा थी वो तो इन दोनों पार्टीज के खिलाफ थी। सो इसको कैसे डेलिकेटली कितने सटल अंदाज में कितनी खूबसूरती में करते हैं, मैं समझता हूँ ये पीटीआई का चैलेंज है। बाकी कल जो है जलसे का मैं समझता हूँ मुझे मौका मिला सारा लाहौर का भी, मैं जाहिर है वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, तो सारी चीजों को मुझे मौका मिला बीबी के 86 के जलसे देखे, तमाम इंपॉर्टेंट जलसे लाहौर में देखे। तो कल के उससे जो मैंने जो नतीजा निकाला है, अब पता नहीं दानस्ता है इमरान खान का पीटीआई का या मुझे नजर आया कि मुझे लग रहा है कि ये इनके पास चॉइसेस दो हैं कि या ये 2 माह की स्ट्रेटजी पे चले कि तख्त और तख्ता कर लें कि इस वक्त गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ये स्ट्रेटजी कर लें, या ये 2 साल की कर लें कि जनाब इसको हम जो है लेके चलें कि और इसमें ही 9 मई आएगा और चीजें भी आएंगी और इसमें नवाज शरीफ साहब शायद और पहले भी गलतियां कर चुके हैं और गलतियां करेंगे और ये डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये 2 साल वाली स्ट्रेटजी पे चले गए हैं कि बिल्कुल दरमियान में इस तरह भी धमाके करें। और कल उन्होंने लाया अमल इमरान ने नहीं ये दिया कि जनाब हम ये ड्राइव इन वो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बैक ट्रैक किया कि जी हम ड्राइव इन चले जाएंगे, गिरा देंगे। उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है कि वेट एंड सी, देखेंगे कैसे चलेगा, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डाले। ठीक आमिर ब्रेक लेते हैं, वापस भी जलसे में आपने जो सूरत हाल देखी उस पर बात करेंगे। जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की कि मामले को तूल देने की शायद कोशिश की जा रही है, जैसा कि इमरान खान ने कल वाले अपने जलसे में बात की कि 8 मई को फैसलाबाद में जलसा करने के बाद एक बार फिर से लाहौर आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, ब्रेक पर जाने से कबल कुछ इमरान खान के जलसे से मुतालिक आपसे बात हो रही है। मैं वही कह रहा था कि ये धरने से मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो एक गुब्बारे में हवा भरी थी कि मैं इस्तीफे के बगैर नहीं जाऊंगा, तो वो गुब्बारा फिर फट गया। तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि हवा गुब्बारे में भरने से पहले कि अगर ये 2-3 महीने में अब फट गया तो शायद इलेक्शन के मौके पे तीसरा गुब्बारा ना बन सके या उसमें हवा ना आ सके। तो मेरा वो बड़ी बजाय कि फूकों की मशीन से ना वो फूकों से हवा भर रहे हैं देख के कि मुझे ये लग रहा है कि वो है, पता नहीं स्ट्रेटेजी या मेरी इमेजिनेशन है कि ये लग रहा है, जो कि बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है। मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कल का जलसा जो था ना उनका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नून लीग का इस वक्त फोकस किया है कि जनाब हम ये बताएं कि आपके जहांगीर तरीन साहब भी आ गए हैं और अलीम खान भी आ गए हैं, तो इनके लिए मैं समझता हूं कल बड़ा जरूरी था। क्लास साहब ने हल्का सा इसका जिक्र भी किया कि इनको जो है ना मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन और अलीम खान की बलि देनी पड़ेगी। सही, सिंपल एज दैट। इमरान खान दे पाएंगे? नहीं, ये चैलेंज है। लीडर का यही लीडरशिप का कमाल है कि अब उन पर सीरियसली इल्जाम आ गए हैं। आई एम श्योर उन्होंने जवाब भी दिए हैं, मगर ये फैसले टीवी उस पर नहीं हो सकते। उन पर वो भी ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे पे भी ये इल्जाम लग रहे हैं, कमीशन में फैसला होगा। तो इनके लिए ये मैं समझता हूँ इमरान खान को ये चाहिए था, कल ही चाहिए था कि जनाब आपने इल्जाम है, आप गवर्नमेंट है, आप इन दोनों को आप ट्राई करें, आपके पास FIA, आपके पास तमाम अदारे हैं, बिल्कुल आप इनका एहतसाब करें। अगर ये बच जाएं तो ये हमें वापस दे दें, वरना ये आपके हुए। और इन रिटर्न मगर गवर्नमेंट का एहतसाब कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट के एहतसाब के लिए जो इनका फोकस है कि मॉरल ग्राउंड्स पे जो इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर इनकी मोरालिटी अपनी इनको करनी पड़ेगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्टली मैं कहूंगा कि मुझे कल फीलिंग हुई कि लाहौर में जलसा इनका पीटीआई के जितने भी आज तक हुए हैं वो कामयाब जलसे हुए हैं। कोई उनका बुरा नहीं होता है, कल्चर भी होता है, एक वाइब्रेंसी होती है, वो तो था ही, मगर साइज में इतना। और खास तौर पे गवर्नमेंट होती है ना, उनको तो ज्यादा शाइस्तगी दिखानी चाहिए। तो इनकी तो वफाकी वज़रा की तो बिल्कुल ही नहीं समझ आती कि जरा थोड़ा सा ठंडे पड़ जाना चाहिए। बाकी जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने, हर प्राइम मिनिस्टर यही कहता है कि जनाब 2018 क्या 2023 भी वो तो कहना चाहेंगे कि वो है, मगर उसके अंदर 2 इशूज है। एक तो सडनली एकदम से इनको याद आ गया कि जनाब ये 4था साल शुरू हो गया और ये एकदम सारे डेवलपमेंट और जो 5 साल की प्लानिंग की हुई थी वो तो बीच में रह गया। तो एकदम से वो तख्तियां लगाने की और फीते काटने का मौसम शुरू हो गया कि यार जल्दी जल्दी से, और करते इस तरह प्रिटेंड है जिस तरह अपनी जाती जेब से या पार्टी जेब से हो रहा है। भाई साहब खुदा के लिए जो इंप्रेशन दे रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है और ये तरक्की कर रहे हैं, ये गलत इंप्रेशन है। वो जमाने गए जब इस तरह के एड्स के साथ है, पहली बात। दूसरी है कि 2018
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस्लामाबाद में एक भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कोई री इलेक्ट नहीं हुई है। सिर्फ 77 में भुट्टो साहब की हुई थी, तो वो भी मार्शल लॉ लग गया। सो हम देखेंगे कि ये अगर नई तारीख बनते हैं, अगर ये बन जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैं पहले ही कहता रहता हूँ कि रंजीत सिंह के 39 साल थे, उसके अलावा कोई भी मुसलमान हुक्मरान, शहबाज शरीफ साहब का सबसे ज्यादा टेन्योर है। सही। तो 2018 में उनके 10 साल हो जाएंगे। उनकी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं ना, हुकूमत में रहने की वजह से तो लोग तंग पड़ जाते हैं। तो पंजाब में उनके पहले ही 5 साल हो गए, ये 10 साल हो जाएंगे, तो 15वें साल है। तो फिर तो वो रंजीत सिंह को भी काट जाएंगे ना। फिर तो उनका टेन्योर अगर 85 से किया जाए, तो फिर वो रंजीत सिंह को भी काट के ये कह सकते हैं कि 1000 साल की तारीख के अंदर जो है ना, शहबाज शरीफ का टेन्योर इन पंजाब सबसे ज्यादा था। फिर अल्लाह खैर करे। मैं तो ये देख रहा हूँ 2 महीने में यहाँ पे जब 10-10 घंटे लोड शेडिंग होनी है, रमजान का महीना होना है, और उसके बाद बिजली होनी नहीं है, तो मुझे सारे लोगों ने जो सड़कों पे होने और ऑलरेडी आना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ये मेरा लाभ किसान रैली से मैं पे बात करना चाहूंगा, जब ये किसान भी सड़कों पे आ जाएंगे तो अल्लाह खैर करे। मुझे तो 2 महीने अभी निकाल लें, अभी ये 2018 की बात बाद में देख लेंगे। आपने शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया, आपने किसानों से मुतालिक भी जिक्र किया, आमिर मुतीन साहब की बात आपने सुनी। क्लासेस अब तो पहली बात है किसान रैली पर तो आपसे यकीनन बात करेंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब लिया का दौरा करने पहुंच गए हैं, वो आपका गिला था, आपका गिला दूर होना चाहिए। वैसे मैं कौन होता हूँ गिला करने या दूर करने वाला? ये तो वहां के लोग जो सफर कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। आज किसी ने बड़ी अच्छी बात ट्विटर पे की हुई थी। उन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब जिस हेलीकॉप्टर पे तशरीफ ले गए हैं 29 डेड बॉडीज के घर पे, एक के जिसके 8 बच्चे बेचारे मारे गए, यही हेलीकॉप्टर उस दिन स्पेयर कर लेते कि जो वहां से एयरलिफ्ट कर लिया जाता उनको। ये किसी ने वहां पे ट्विटर पे कहा हुआ था कि थोड़ी देर के लिए आप इस पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं, उसका एक अलग कहानी है, चले लगाए। वो जैसे उन्होंने कहा था, कल इमरान खान कह रहे थे कि 6 आपने वहां पे अपने वजीर आला के कैंप ऑफिसेज भी तो बनाए हुए हैं। ये कैंप ऑफिसेज इनके अपने घर हैं, जहां पे खर्चा जो है सारे का सारा ये टैक्स पेयर दे रहे हैं, खाने पक रहे हैं, बिजली के बिल हो रहे हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल, लंबी कहानी है। ये 6 घरों को जो उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है ना कि ये अब वजीर आला का कैंप ऑफिस है, वहां पे करोड़ों रुपए के महीने के अखराज आते हैं। तो यही हेलीकॉप्टर जो है वो लिया के जो बेचारे जिनके गए हुए थे 8 बच्चे, जिनके बेटे जिनके अस्पताल में मर रहे थे, तो ये हेलीकॉप्टर आप 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, मेरे 3-4 घंटे का काम था, ये फ्री कर देते कि उनको एयरलिफ्ट करके लाहौर ले आओ। इस वक्त आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। मैं 2 वाकया सुनाता हूं कि परवेज इलाही साहब जैसे भी थे वो डिक्टेटर के साथ खड़े थे। उनके दौर में जो तरक्की का रुख था वो जनूबी पंजाब की तरफ भी हुआ है, सेंट्रल पंजाब में भी हुआ है, नॉर्थ में भी हुआ है। उन्होंने 70 करोड़ रुपए से लिया का DHQ हॉस्पिटल के साथ नया एक हाई टेक उन्होंने हॉस्पिटल के लिए पैसे उन्होंने अप्रूव किए। शहबाज शरीफ साहब जो ही बने आगे वजीर आला, ये 2008 में, इनने सबसे पहले वो फंड जो है ना ये लाहौर ट्रांसफर करा। इन्हें कहें मेरी बात को चैलेंज करके दिखाएं, मैं अगर गलत कह रहा हूं। लाहौर मंगवा लिया 2008 में, पहला ऑर्डर किया, वो ढांचा वहां खड़ा रह गया, उसको इमरजेंसी बना दिया गया बाद में। ये फतेहपुर जहां पे ये वाकया उससे थोड़ा या कुछ किलोमीटर के फासले पे एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा था परवेज इलाही साहब के दौर में, उसके करोड़ों के फंड, उसकी बिल्डिंग आपको नजर आएगी वहां पे, उसमें इन्होंने तैनातियां नहीं की। और यहां से मियां वाली से लेके, बल्कि मैं कहूंगा जहां इस्लामाबाद से लेके जब रवाना होते हैं डेरा गाजी खान तक जो 600-800 किलोमीटर बनता है, इस पर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दाद ने शहबाज शरीफ साहब को, आज वहां पे गए हुए थे, वो रो रहे थे, उनके दुख में शरीक थे कि फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर को फंड भी इन्होंने लाहौर ट्रांसफर कर दिए। मुझे एक बात समझा दें कि उनके जो फंड हैं, जो ट्रॉमा सेंटर बनना है, जो वहां पे आपने हॉस्पिटल बनाना है, वो तो आप लाहौर ट्रांसफर करा लेते हैं। हालत यह है कि लइये DHQ में मेदा वाश करने का एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, वो अगर वाश नहीं कर सकते लोगों को आप वहां पे, उसके बाद मुल्तान 4 घंटे जो मुल्तान गया है वहां पे, उसके बाद उसने मरना ही था कि रास्ते में तो सारी जहर फैल गई थी। जो सूरत है मेदा वाश कर सकते हैं आधे घंटे से, या आप उसमें 1 घंटे में। अब लिया का बंदा 4 घंटे लगा के अगर उसको लेके जाएंगे मुल्तान, या 6 घंटे लगा के उसको फैसलाबाद लेके आएंगे, उसने कहां बचना था। वहां तो एक और बात फैल रही है लिये में कि जो लोग जो ना जिन्होंने मिठाई खाई थी, जो अस्पताल नहीं गए वो बच गए हैं, जो अस्पताल में गए हैं वो सारे उनकी डेथ हो गई है। अगर चलो लोग कह रहे हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स थी, मैं नहीं मानता, मैं इसलिए उनकी डेथ हुई है, मेरा ख्याल है कि टाइम उनको ज्यादा लगा है ट्रांसपोर्ट करने में, 4-6 घंटे लगे हैं। लाहौर भी तो ट्रांसफर कर रहे थे ना। ये जो आज गए हैं ना वहां पे, फिर ये उंगलियां हिलाने, फिर दावे करने, इन्हें कहें पहले आप हिसाब दें कि आपने फतेहपुर का जो ट्रॉमा सेंटर के पैसे लाहौर कैसे मंगवा लें, ढांचा खड़ा हुआ है।
आपने कैसे लिया कि डीएचक्यू के जो परवेज अली दौर का था, इतना जुल्म ही कोई करता होता है अपने लोगों के साथ। और मुझे एक और बात बताएगी है, मैं टेफ्टा पे ये किसी दिन करना है कि टेफ्टा जो इनका एक इदारा है टेक्निकल, उसने लिया कि टेक्निकल कॉलेज से 1 करोड़ रुपया स्टूडेंट का फंड जो है लाहौर मंगवा लिया है। ये सारा लाहौर में फंड कहां लगा रहे हैं? इसके सबूत हैं। मतलब टेफ्टा जो बना था वो स्टूडेंट ने फंड दिया जो उनकी फीस के साथ आता है। 1 करोड़ रुपया वहां पे टेक्निकल कॉलेज लिये का जो बैठे हैं ना, बहादुर शेर बैठे, बड़ा नहीं था। कल मैं उस पर चलता रहा, इफेक्ट नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ लेट्स से कि कल एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा हो जाता कि वो पूरे मॉल पे लाहौर के नासिर बाग से लेके एयरपोर्ट तक होता तो कल क़यामत आ जानी थी। इतना प्रेशर बिल्ड होना था। ये दरमियाना सा जलसा था। शायद अब इसमें ये नहीं पता कि लाहौर के सिर्फ लोग थे, इन्होंने मेहनत नहीं की थी, इनकी लड़ाइयां थी आपस में, या प्लान ही ऐसे किया गया था। मगर बहरहाल मैं समझता हूँ कल जलसा, इनको ये इस पे फोकस करने की जरूरत है। अपनी तकरीरें ठीक करनी है, स्ट्रेटेजी ठीक करना है। मैं इमरान खान साहब को देखने की जरूरत है कि ये क्या चीजें लैक कर रहे हैं, कैसे इनको चलना है। ये इतना आसान काम नहीं है गवर्नमेंट में आ जाना और डिसलॉज करना। बिल्कुल। दे नीड टू लुक इनसाइड। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर मतीन साहब, जिससे आपने बात की क्लासेस, अब अभी जो मामला हम देख रहे हैं वो सिर्फ TORs पर आकर रुका है। अपोजिशन रहनुमा की हमने मीडिया से बातचीत देखी, मुश्तरका कमेटी जो तश्कील दी गई है, कल सुबह 11 बजे इसका इजलास होने जा रहा है। हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं, हुकूमती जो रहनुमा है वो कहते हैं कि TORs में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत के बनाए हुए TORs मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल नहीं है। क्या समझते को इत्तेफाक हो पाएगा, मामला किसी जानिब बढ़ पाएगा? आपने कहा ना कि अपोजिशन की, तो मेरा ख्याल है जो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, कैरा साहब थे, शेख रशीद साहब थे, एतजाज साहब थे, शाहमूद कुरैशी साहब थे, बड़ी क्लियर लाइन उन्होंने ली है। उस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको। 2 बड़ी अहम चीजें की हैं उन्होंने अभी अपोजिशन की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है। एक तो ये है कि पहली TORs पे तो सब राजी हैं। जो मुझे कमर जमा कैरा साहब को अगर दुरुस्त उनको सुना भी है, समझा भी है, वो कहते हैं जनाब कि एहतसाब जो है वजीर आजम और उनके खानदान से शुरू हुई। एक TOR तो तय हो गई है, दूसरी TOR भी उन्होंने तय कर दी है। व्हाट आई अंडरस्टूड, वो उन्होंने ये कहा जी अक्रॉस द बोर्ड कर लें। किसी मेरा ख्याल है उनसे सहाफी ने सवाल पूछा कि जनाब के जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के भी तो नाम आ रहे हैं जी, तो उन्होंने कहा अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन आप ये काम शुरू वजीर आजम साहब के घर से करें, उनकी फैमिली मेंबर से करें। सो 2 TORs तो मेरा ख्याल है बड़ी उनकी तय हो गई हैं। और ये मेन है, ये ज़हन में रखिए, ये दोनों मेन चीजें थी कि अपोजिशन जो है वो वहां से शुरू करे। और इमरान खान ये कह रहे थे, अगर उनकी बातें हम सुने, वो कह रहे थे नहीं, पहले सिर्फ वजीर आजम का एहतसाब होगा, बाद में बाकियों का होगा। ये उनकी ये लाइन थी। लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब ने भी अपना जो स्टांस है उसमें लचक दिखाई है। जैसे कमर जमा कह रहा है, ये कह रहे हैं बिल्कुल जी वजीर आजम का करें, लेकिन पहले करें, साथ में बाकियों का कर लें। ये थोड़ी सी उसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लगी है उनके स्टांस में, जो पहले नहीं थी इनकी PTI के। तो ये बड़ा ख्याल है एक अच्छी उनकी एक जो उन्होंने अपने अंदर लचक दिखाई है। जो बात एक अहम होने वाली है इनके लिए, जो आपके ये बाकी मेरे ख्याल टेक्निकल चीजें होंगी, बाकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और तीसरी TORs एक और भी राजी हो चुके हैं। अभी मैं अपनी तरफ से आपको TORs बना के दे रहा हूं जो मुझे नजर आ रही है। वो तीसरी TORs ये है कि वजीर आजम मुस्ताफी हूं, ये बिलावल भी कह रहा है, ये वो जमात इस्लामी भी कह रही है, सिराजुल हक साहब भी कह चुके हैं, ये इमरान खान भी कह चुके हैं। सो ये 3 बड़ी पार्टीज इस बात पे एग्री कर रही हैं कि वजीर आजम साहब को इस्तीफा देना चाहिए। उनके जहन में ये है, जो मुझे समझ आ रही है, वजीर आजम इस्तीफा दें, अकाउंटेबिलिटी वजीर आजम के फैमिली से शुरू हो। तीसरा, कोई और पार्टीज के लोग हैं जिनकी ऑफ शोर हैं, उनका भी कर लें आप। सो 3 ये बड़ी मेजर TORs तो तय हो चुकी हैं। बाकी छोटी मोटी A B C D जो है वो उसमें निकाल लेंगे। फ्रांसिक ऑडिट हो, एक्सपर्ट होने चाहिए, बैरून मुल्क जाएंगे, कैसे जाएंगे। ये 3 काम अपोजिशन ने मेरा ख्याल है तय भी कर लिए हैं, उनका फैसला भी हो चुका है। बाकी मटीरियल चीजें हैं मेरे नजदीक, इस पे अगर ये डटे रहे अपोजिशन, इन्होंने कंप्रोमाइज ना किया इन 3 शराइत पे, तो मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ साहब इज इन बिग मेस। आपने जो बात की हुकूमत इस पे क्या करेगी, फ्लेक्सिबल, उस वक्त भी ये फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं हुई थी धरने के दिनों में कि पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठी थी। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये कि पीपल्स पार्टी वहां नहीं बैठी, वो इमरान खान के साथ बैठी है। सरदारी तो खामोश है क्लासा साहब। एक बात मैंने इंटरव्यू पढ़ा है, उनका मजहर अब्बास दोस्त है हमारे, उन्होंने इंटरव्यू किया है इनका, वो जेल जाके डॉक्टर आसिम हुसैन का। उससे मुझे लगता है कि जो सपोर्ट थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट ने दी है, कोई जरा कहीं ना कहीं पे मादरत के साथ रोल अदा किया है उन्होंने, जितनी उसको उन्होंने हेल्प की है इसको डॉक्टर आसिम हुसैन को कि अपनी प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क जो भी माल पानी बनाया है आप एम्बेसी में ले गए, वहां पे कनाडा एम्बेसी में उनसे उन्होंने वो साइन करवाया, एफिडेविट दी, वो सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे के नाम की, और सारा काम जो है वो सरकारी हमारी एजेंसियों के उस निगरानी में हुआ है। सो आसिम साहब
भी थोड़ा सा, जो मुझे मजहर अब्बास का इंटरव्यू पढ़ के एहसास हुआ, वो भी कंफर्टेबल है थोड़े से। सो वो उन पे इतना दबाव उन पे इमीडिएट नहीं है। जरदारी साहब को एक और चीज का पता है, उनको रिलीफ जो है ना डॉक्टर आसिम पे, वो नवाज शरीफ साहब लेके नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब तो बहुत लोएस्ट उस लेवल पे चले गए हैं। हो सकते 6 महीने पहले बड़े पावरफुल थे, जब वो पावरफुल थे उन्होंने अयान अली वाले केस में उनको सपोर्ट की, डॉक्टर पे की, वो ले ली सपोर्ट उन्होंने, उसके बदले धरने वाली कीमत ले ली जरदारी साहब ने, अयान वाली, वो आपका स्कोर बराबर। अब जो सपोर्ट मिल रही है ना डॉक्टर आसिम पे रियायत, वो नवाज शरीफ नहीं दे सकते, वो एस्टेब्लिशमेंट देगी और एस्टेब्लिशमेंट उनको दे रही है, फेवर कर रही है, जो उन्होंने उनका पावर ऑफ अटार्नी साइन किया। तो जरदारी साहब जो है, बिलावल की तकरीर ये शो करती है कि जरदारी साहब ने भी अपने जो आमिर ने बात की थी, बास्केट जो है ना उसी में ही अंडे डाल दिए, जिसमें जमात इस्लामी के अंडे पड़े हुए हैं, इमरान खान के पड़े हुए हैं, एएनपी के पड़े हुए हैं या दीगर जमातों को। सो जरदारी साहब वो रोल प्ले नहीं करेंगे जो इनके जहन में है, वो स्पॉइलर का रोल इस वक्त अदा नहीं कर सकते। सही, वो इसी वजह से इतने खामोश है। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की क्लासेस, अब आमिर मतीन साहब, ऑपोजिशन की जानिब से एक और चीज है जिस पर इत्तेफाक किया गया है कि जो कमीशन तश्कील दिया जाए वो 1956 के एक्ट के तहत नहीं हो, इसमें क्या मसलहत है? नहीं, एक तो कानूनी मसला आ जाता है कि याद रखें कि 1956 का जो एक्ट है वो जो है, एक चीज होती है सिविल, एक होता है फौजदारी। ठीक, तो वो सिर्फ सिविल को जिसके अंदर जुर्माना हो सकता है वो होता है, ये क्रिमिनल जिसे फौजदारी हम कहते हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत फरीम। रऊफ क्लास्टा और आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कल हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से जलसा किया गया, कहा गया पहले वजीर आजम और फिर दीगर का एहतसाब किया जाएगा। वजीर आजम को अगर करप्शन साबित होती है तो घर नहीं बल्कि जेल जाना होगा। 8 मई को फैसलाबाद के जलसे का ऐलान भी कर दिया। हालांकि कहा गया था कि जब लाहौर में जलसा होगा तो लाहे अमल तय कर दिया जाएगा कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ और किस तरह इनकी पार्टी से निपटा जाएगा। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इमरान खान की जानिब से खुद वक्त दिया जा रहा है, मामले को तूल दिया जा रहा है कि शायद किसी तरह से वफाकी हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम कर ले। एहतसाब की बात इमरान खान करते हैं तो क्या अलीम खान और जहांगीर तरीन के एहतसाब की बात भी उनकी जानिब से की जाएगी? पानामा लीक्स पर हमने देखा, अभी से कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बातचीत भी की गई, इजलास हुआ, इत्तेफाक हुआ कि सबसे पहले वजीर आजम के एहतसाब की बात होगी, उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। TOR पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी जिसका इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। इस पर तो बात करेंगे। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत भी सारे मामले में काफी सरगर्म हमें नजर आ रही है। कोयटा में वजीर आजम पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने बात की कि 2018 तक हमारे मुखालिफिन, खासतौर पर इमरान खान को उन्होंने टारगेट किया कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि सब्र करना पड़ेगा। 2018 के बाद भी उन्हें सब्र करना पड़ेगा। और हुकूमत की जानिब से अवामी जलसे शुरू कर दिए गए हैं, तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, नए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किए जा रहे हैं। मगर जो मंसूबे जिनका ऐलान पहले किया गया था उन पर काम कब वफाकी हुकूमत शुरू करेगी, लेकिन कोई भी नहीं जानता। इस सारी सूरत हाल में अगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले किसान हैं, खुसूसन पंजाब के किसान रुल कर रह गए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और किसानों के जो मौजूदा नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत पर बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। वो इल्जाम हैं क्या, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, आमिर मतीन साहब, मैं चाह तो रही थी कि इमरान खान के जलसे से पहले शुरू करें, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। हमने देखा अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बातचीत की गई है, तमाम रहनुमा वहां पर मौजूद थे। तासुर ऐसा मिला कि इत्तेहाद है और इजलास कामयाब रहा है उनका। बिल्कुल, ये बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पे जो इल्जाम लगता था कि वो सोलो फ्लाइट करते हैं, तो और पर्टिकुलर आमिर मतीन साहब जैसे जो दोस्त हैं हमारे, ये ज्यादा तनकीद करते थे। हालांकि मैं जाती तौर पर, हो सकता है बहुत सारे लोग इस मौके पे मेरी बात को अप्रिशिएट ना करें, हालांकि मैं समझता हूं कि इमरान खान को सोलो फ्लाइट जो है वो सूट करती है। लोन एक उसको कहते हैं लोन रेंजर, वो इमरान को सूट करता है, क्योंकि इमरान ने हमेशा जो इसका रईस हुआ है वो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ स्टैंड लेके हुआ है। बिल्कुल, अगर इमरान भी उन्हीं के साथ खड़ा नजर आएगा तो बड़ी हद तक वो क्राउड जो है, जो पीपल्स पार्टी, नवाज लीग या दीगर ये पार्टियों से काट के इमरान की तरफ है, तो वो तो कहेगा कि यार कि अगर आपने इन्हीं को जाके ज्वाइन करना था, इन्हीं के साथ ही खड़ा होना था, तो इतनी स्ट्रगल की क्या जरूरत है? 20 साल फिर आप ऐसे ही उसकी वो कहते सड़कों की धूल आप चाटते रहे। आपको पहले भी वजारतें मिल रही थी, पहले भी एडजस्टमेंट की ऑफर थी, आपको पहले भी वो डील्स की ऑफर नवाज शरीफ साहब ने भी की, बाद में पीपल्स पार्टी भी आपसे बात करती रही। अगर अल्टीमेटली आपने इनके साथ ही खड़ा होना था तो फिर इतनी एफर्ट्स की क्या जरूरत थी? ये मेरे जैसे लोग जो है सवालात उठा सकते हैं। बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि इमरान को सोलो फ्लाइट हमेशा सूट करती थी।
लेकिन जो अब हालात बदल रहे हैं वो इमरान की एक मेरा ख्याल है उसको कह सकते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जो उनके हामी कहेंगे कि आपको दीगर पार्टीज का आपको ये सहारा लेना पड़ेगा। शायद इमरान खान ने धरने से सीखा है, बिल्कुल 126 दिन बैठे रहे, क्योंकि अपोजिशन की कोई पार्टी इमरान के साथ नहीं खड़ी थी। वो पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए, धुआंधार तकरीरें हुई, इनको उन्होंने शरपसंद उन्होंने आके करार दे दिया, घुस बैठे करार दे दिया। पता नहीं आपको याद होगा महमूद खान अचकजई साहब ने तो खासी उन्होंने भी बातें की, रियायत इमरान खान ने भी नहीं की थी अचकजई साहब के साथ। ये नहीं है कि अचकजई साहब ने की तो उन्होंने बख्श दिया। सो इमरान को यह एहसास हुआ है कि मैं अगर सोलो फ्लाइट लेता भी हूं तो मुझे जो ये सारी अपोजिशन है ये हाउस में भी इकट्ठी हो जाती है, ये बाहर भी इकट्ठी हो जाती है। लिहाजा मेरी जो एक उनकी आप कह सकते आवाज जो तूती की नकार खाने में तूती की आवाज जो है ना वो नहीं सुनी जाती। अब उन्होंने कहा कि बेहतर नकार खाने में घुस जाओ, सही ताकि अपना आप वहां बैंड बजाओ, उनका उस पे जो ये बीन है जो व्हाट्सएवर है, ताकि आवाज आपकी सुनी जाए। सो वो जो वहां पे जेस्चर दिया वो बिलावल की स्पीच ने वो बड़ा जरूरी था कि बिलावल ने जो पेस वो सेट किया है कोटली वाले इजलास में। उसके बाद आप इमरान खान का कल वाला जलसा देखे, वो तो खैर आमिर मतीन साहब पूरा देंगे, ये लाहौर में थे, कि आप उसमें देखें तो इमरान खान ने कल उस पीपल्स पार्टी को टच भी नहीं किया, उन्होंने इसको नाम नहीं लिया। बड़ी हैरत की बात थी ये क्लासा साहब। नहीं, हैरत की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अब इमरान खान ने थोड़ी सी अपनी उन्होंने एडजस्टमेंट की है, उन्हें समझ आ गया कि मैंने अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब तक बड़ा इत्तेहाद नहीं बनेगा, जैसे भुट्टो साहब के खिलाफ इत्तेहाद बना 77 में पीएनए का, उसके बाद हमने देखा बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ 1990 में, आमिर मतीन साहब तो कवर करते रहे उस वक्त जब उनके खिलाफ बना, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बना। एक जो कमी हो रही है ना जहां पे कि इत्तेहाद कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, वो है नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, जो मेन फैक्टर होते थे। अब ये पिछले 8-10 साल से जब से उनकी ये फौत हुए हैं, तो नया ऐसा बंदा नहीं इमर्ज हुआ जिस पे सारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं जो कंसेंसस करें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपोजिशन का, जिसकी वजह से ये कोई बहुत बड़ा कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। कोशिश की जा रही, लेकिन उतने बड़े स्टेचर का बंदा नहीं है। सो इमरान को ये थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने धरने वाले दिनों की सियासत से बात सीखी है कि जब तक मैं अपोजिशन को तोड़ूंगा नहीं और पर्टिकुलर पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ूंगा, अपने साथ नहीं मिलाऊंगा, तो शायद नवाज शरीफ को डेंट नहीं डाला जा सकता। और मैं लास्ट कमेंट करूं, ये स्ट्रेटेजी उनकी बड़ी कामयाब रही है कि कल क्या हुआ है, अब तक पीपल्स पार्टी की और ये नवाज लीग की उनकी अब कह सके दोस्ती चल रही थी, तल्लुकात चल रहे थे, भाईचारा चल रहा था। अचानक उसमें दरार आई है। पहले वहां बिलावल ने उसका आगाज